तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, थाउजेंड बीस्ट और ब्लैक एंड किंग वहां से जाने वाले होते हैं, लेकिन वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देखकर वे दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब हमारा जो व्यू होता है वो जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि याओ सेक्ट के अंदर जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक में होता है और उसके अंदर से ब्लैक फ्लेम निकल रही होती है, लेकिन तभी उसका ध्यान अपने आसपास घूम रही इविल स्पिरिटों पर जाता है, जो कि उसके आसपास चक्कर लगा रही होती है। लेकिन जो जियान होता है उसे उन्हें देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सीधे याओ सेक्ट के अंदर जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं वे जो इविल स्पिरिट होती है वे सीधे जियान के ऊपर हमला कर देती है। और अब उन इविल स्पिरिटों को अपनी तरफ अटैक करता हुआ देखकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये याओ सेक्ट का जो मास्टर है वो किस प्रकार का इंसान है, जो उसने इतनी ज्यादा स्पिरिटों को अपने कंट्रोल में कर रखा है। और जियान ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एक इविल स्पिरिट जियान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि जियान की जो ब्लैक फ्लेम होती है वो उसके हाथ पर लग जाती है, जिस कारण वो जो इविल स्पिरिट होती है वो अपने हाथ को झाड़ते हुए वहां से भागने लगती है। और वहीं वो जो दूसरी इविल स्पिरिट होती है वो जियान के पास ब्लैक फ्लेम को देखकर बिना जियान पे अटैक किए ही वहां से भाग जाती है। और उन दोनों की हालत को देखकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है, मैं जानता था इन इविल स्पिरिटों पर मेरे नॉर्मल अटैक काम नहीं करने वाले, इसीलिए मैंने अपनी ब्लैक फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी ब्लैक फ्लेम से कोई भी स्पिरिट नहीं बच सकती। लेकिन इन इविल स्पिरिटों को देखकर मैं एक चीज तो समझ चुका हूँ कि जो ये याओ सेक्ट है ये कोई अच्छा सेक्ट नहीं है और यहाँ पर पता नहीं कितने ज्यादा लोगों को सेक्रीफाइस किया गया होगा। तो अब अगर मैं इस सेक्ट को तबाह कर भी देता हूँ तो मेरे दिल में कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैं एक चीज समझ चुका हूँ कि ये सेक्ट तबाह होने के लायक ही है। और इतना बोलकर जो ध्यान होता है वो सामने बने हुए पत्थर की बोतल के ऊपर अपने हाथ को रख देता है और हम देखते हैं कि उस बोतल के ऊपर एक स्नैक बना होता है। और जैसे ही जियान उसके ऊपर हाथ रखता है हम देखते हैं कि वो स्नैक रियल फॉर्म को ले लेता है और वो जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जियान की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो स्नैक जियान की तरफ अटैक करने के लिए जाता है हम देखते हैं कि जो जियान की ब्लैक फ्लेम होती है वो एक स्नैक का रूप ले लेती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और उसे देखकर वो जो स्नैक होता है उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेचारा जियान के हाथों से उतर कर दोबारा अपनी उसी बोतल पर जाकर चिपक जाता है और वो फिर से एक पत्थर का स्नेक बन जाता है। और उस स्नेक को इतना डरता हुआ देखकर जो जियान होता है वो एक इविल सा फेस बनाकर हंसने लगता है और हंसते हुए उस स्नेक को डराते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, मैं अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड हूँ, तो अब मैं तुम्हारी सोल को निकाल कर उसे अंडरवर्ल्ड में भेजूंगा, जहाँ की तुम्हारी सोल को गरम गरम तेल में फ्राई किया जाएगा, क्योंकि तुमने अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं कि जहाँ पर की जो जियान होता है वो याओ सेक्ट के अंदर आ चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और अब उस जगह को देखकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब मैं बाहर था तो मैंने महसूस किया था कि इस थ्रोन के पास से काफी इविल एनर्जी आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर आया तो मैंने महसूस किया कि वो इविल एनर्जी यहाँ से डिसअपेयर हो गई। पता नहीं क्यों पर मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस थ्रोन के पास पक्का कोई सीक्रेट दरवाजा है जिससे कि वो बंदा गायब हुआ है, जिसके अंदर से मैंने इविल एनर्जी को महसूस किया था। और इतना सोचकर जो जियान होता है वो उस थ्रोन के पास आकर उसके आसपास चेक करना शुरू कर देता है और उसके बाद वो उस थ्रोन के ऊपर पैर रखते हुए बोलता है कि जब मैं दूसरी दुनिया में था तो वहाँ पर जो इविल सेक्ट थे वे किसी बुरी सिचुएशन से बचने के लिए अपने थ्रोन के नीचे एक ऐसा दरवाजा बनाते थे जिससे कि वे टाइम मिलने पर भाग सके। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके नीचे भी पक्का कोई ऐसा दरवाजा होगा। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो उस थ्रोन को लात मार देता है और जैसे ही वो थ्रोन वहाँ से हटता है हम देखते हैं कि नीचे जाने के लिए कुछ सीक्रेट सीढ़ियाँ बनी होती है और उन सीढ़ियों को देखकर जो जियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों ये जितने भी इविल सेक्ट होते हैं ये भागने के लिए इसी टेक्निक का यूज क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। क्या इन लोगों ने सबने आपस में मिलकर सलाह कर रखी है कि अपने थ्रोन के नीचे एक सीक्रेट दरवाज़ा बनाना है। और इतना सोचकर जो जियान होता है वो उन सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ जाता है और वो देखता है कि सामने जाने के लिए बहुत ही लंबी गुफा बनी होती है, लेकिन वहाँ पर काफी अंधेरा होता है, इसीलिए जियान जो होता है वो अपनी ब्लैक फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। और अपनी ब्लैक फ्लेम को देखते हुए जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब मैं इमोर्टल वर्ल्ड में था तो उस टाइम पे मेरी ब्लैक फ्लेम की पावर इतनी ज्यादा थी कि इससे मैं पूरे सेक्ट को भी तबाह कर सकता था, लेकिन अब इसे देखोगी इसे मुझे लाइन 10 की तरह यूज करना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत ही जल्द अपनी पूरी कल्टीवेशन को पालूंगा और जब मेरी पूरी कल्टीवेशन आ जाएगी तो उसके बाद मेरी ब्लैक फ्लेम की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मैं इसके केवल एक अटैक से ही पावर से पावरफुल इंसान को भी खत्म कर सकता
सकता हूँ। और जियान ये सब बोलते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हलचल होना शुरू हो जाती है और जहाँ पर जियान खड़ा होता है हम देखते हैं कि वहाँ पर भी जमीन टूटने लगती है, जिसे देखकर जो जियान होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन वो एक दिशा में देखते हुए अपने मन में सोचता है, नहीं ये सही नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। मुझे जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना होगा जहाँ से कि मैंने इन वेव को महसूस किया था। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपने नीचे किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है और हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के कारण जियान के आसपास बहुत ही ज्यादा ब्लैक फ्लेम आने लगती है, जो कि जियान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। और जियान को पूरी तरह से अपने अंदर लेने के बाद वो जो ब्लैक फ्लेम होती है वो एक दिशा में बहुत ही स्पीड के साथ जाने लगती है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो चैन, चैंग और रोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि ब्लड पूल के अंदर फंसे हुए होते हैं। तभी जो चैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि यहाँ पर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं सुना और तुम यहाँ पर आ गए। और चैन की इस बात को सुनकर जो चैंग होता है वो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे ब्लेम करना बंद करो, वो तुम ही थे जो कि हमें किडनैप कर यहाँ पर लेके आए थे। अगर तुमने हमें किडनैप नहीं किया होता तो आज हम इसके अंदर नहीं फंसते। लेकिन हम देखते हैं कि जो रोंग होती है उसे उन दोनों की किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता और वो रोते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं मरना, मुझे अपने घर जाना है। और अब जो चैन होता है वो उन दोनों पर चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम दोनों के कारण ही मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर मुझे अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करना होगा, नहीं तो हम यहाँ पर नहीं बचेंगे। और इतना बोलकर जो चैन होता है वो अपनी टेक्निक को करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि उसकी टेक्निक कुछ और नहीं होती बल्कि वो भगवान से प्रे करने लगता है। और वो प्रे करते हुए बोलता है कि भगवान मैं मरना नहीं चाहता, मैंने तो अभी तक किसी लड़की को डेट भी नहीं किया, इवन कि मैंने तो किसी लड़की को किस भी नहीं किया। तो भगवान आप मेरे जैसे सिंगल बंदे को अपने पास बुलाकर क्या करोगे, कम से कम मुझे गर्लफ्रेंड बनाने का सुख तो भोगने दो, तो प्लीज भगवान मुझे यहाँ पर बचा लो। और अब उसकी ऐसी हरकतों को देखकर जो चैंग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि तो अच्छा ये तुम्हारी सबसे पावरफुल टेक्निक थी, बकवास करना बंद करो और यहाँ से जल्दी से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। लेकिन तभी जो चैन होता है उसका ध्यान पीछे रोती हुई रोंग के ऊपर जाता है और उसे देखकर उसके दिल में कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो चैन होता है वो रोंग के पास जाकर उससे बोलता है कि लेडीज आप जानते ही हो जब इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी गलने सड़ने लगती है और आप इन सिचुएशन को देख ही रही हो, हम यहाँ पर बहुत ही जल्द मरने वाले हैं, तो मरने के बाद तुम्हारा शरीर भी सड़ ही जाएगा और उसी के साथ ये जो तुम्हारे होंठ है ये भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो इससे पहले कि तुम्हारे होंठ बर्बाद हो जाए तो एक बार क्यों ना तुम इनका इस्तेमाल कर लो। देखो जैसा कि मैंने अभी बोला कि मैं बहुत ही बड़ा सिंगल हूँ, तो क्यों ना तुम मुझे एक किस करो, उससे तुम्हें भी भला होगा और मेरे जैसे सिंगल की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के कारण हो सकता है कि तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग भी मिल जाए। और उसकी ऐसी बातों को सुनकर जो रोंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और उसके बाद जो चैंग और रोंग होते हैं वो दोनों मिलकर चैन को बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। और जो चैंग होता है वो चिल्लाते हुए चैन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की उल्टी सीधी बकवास करने की, हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, लेकिन तुम्हें तो देखो तुम्हारी ट्रक तुम्हारे दिमाग से नहीं उतर रही, लुको मैं तुम्हारी सारी ट्रक को तुम्हारे सर से अभी उतारता हूँ। और इतना बोलकर वो लात मुँह से उस पर बजाना शुरू कर देता है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो बेचारा चैन होता है वो बहुत ही बुरी तरह से पिट चुका होता है और जो रोंग होती है वो उस पर चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के बंदे होगे, हम यहाँ पर मरने वाले हैं, लेकिन तुम्हें देखो तुम यहाँ पर भी चांस मारने से नहीं चूक रहे। और वो ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम चैंग को देखते हैं कि उसका ध्यान किसी चीज़ के ऊपर जाता है और उस चीज़ को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शौक होते हुए बोलता है कि आखिर वो क्या है। जो सुनकर रोंग उससे बोलती है कि क्या हुआ। जो सुनकर जो चैंग होता है वो रोंग को एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर वो अजीब सी चीज़ क्या है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही ब्लड का एग बना होता है जिसके अंदर की डिप्टी सेक्ट मास्टर कैद हुए थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो जो एग होता है उसके अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है और इसी हलचल के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।